आज हम एक ऐसी दुनिया में बैठे हैं जहां चारों ओर, बल्कि हर ओर हमारे हाथ में, हमारे आसपास, हर जगह साइंस के इन्वेंशंस, साइंस के साधन हैं। इन साधनों को यूज करते करते हम शायद कई बार ख्याल भी नहीं करते कि कितने सारे ऐसे माइंड हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन छोटी छोटी चीजों को इन्वेंट करने के बारे में कभी सोचा है। जैसा कि आज की समरी का टाइटल आप पढ़ चुके हैं, ये समरी कम स्टोरी है उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने उस समय में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ये बुक समरी हमें सर सीवी रमन के जीवन की कहानी सुनाती है कि कैसे एक होनहार और तेज दिमाग बच्चे ने बड़े होकर भारत के साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी। हजारों सालों से हमारे देश की पहचान गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया के रूप में होती रही है। इस देश की धरती इतनी उर्वर और समृद्ध है कि यहां नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार तो है ही, साथ ही इस धरती ने कई ऐसे महान लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया के नक्शे में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमारे इस देश में कई महान लोगों का जन्म हुआ जिनकी प्रतिभा और ज्ञान का लोहा दुनिया ने माना है। इन महान दिग्गजों ने अपने कारनामों से हमारे देश का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही हमें दुनिया के नक्शे में एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा हर जगह मनवाया है, चाहे वो साइंस हो या फिर कोई और फील्ड। यहां तक कि जब हमारे देश में अंग्रेज राज कर रहे थे तब भी हम किसी से पिछड़े नहीं थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान शख्स की जो पहले ऐसे एशियाई और इंडियन थे जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सर सीवी रमन की। सन 1888 में 7 नवंबर के दिन तिरुचिरापल्ली के पास कावेरी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में वेंकट रमन का जन्म हुआ था। वो एक तमिल हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर और मां का नाम था पार्वती अम्मल। अपने 8 भाई बहनों में वेंकट रमन दूसरे नंबर पर थे। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, बच्चे के पैदा होने पर उसके नाम के साथ पिता का नाम जोड़ दिया जाता था, तो वेंकट रमन के नाम में पिता का नाम जुड़ा और इस तरह उन्हें नाम मिला चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका परिवार किसानों का परिवार था। उनके अड़ोस पड़ोस और उस इलाके के रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही किया करते थे। हालांकि उनके पिता गांव के लोकल स्कूल में पढ़ाते थे। वेंकट के पिता मैथ्स और फिजिक्स के स्कॉलर थे। इसके अलावा उनके पिता एक महान संगीत प्रेमी भी थे जिन्हें नेचर यानी कि प्रकृति से बड़ा लगाव था। वो बड़े ही शांत, गंभीर और मेहनती इंसान थे जिनके सारे गुण वेंकट को विरासत में मिले थे। जबकि उनकी मां पार्वती अम्मल पूजा पाठ और धर्म कर्म में विश्वास करने वाली औरत थी जिसकी दुनिया अपने परिवार के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। वेंकट बचपन से ही बड़े होनहार और तेज दिमाग थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनके घर पर ऐसा परफेक्ट माहौल मिला था जिससे उनकी प्रतिभा को निखरने का पूरा मौका मिला। यानी जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के लिए उनका जन्म हुआ था उसकी शुरुआत उनके घर से ही हो गई थी। जल्द ही उनके पेरेंट्स और करीबी लोगों को समझ में आ गया था कि वेंकट कोई आम बच्चों जैसे नहीं है। जब वो 3 साल के थे उनके पिता को ट्रांसफर होकर विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक जाना पड़ा। वेंकट के पिता को अपने मेरिट की वजह से एवी नरसिंहा राव कॉलेज, जिसे वॉल्टेयर हिंदू कॉलेज भी कहा जाता था, उसी में मैथ्स और फिजिक्स फैकल्टी की जॉब मिली थी। वेंकट ने सेंट अलोयसिस के एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। रमन का दिमाग किसी उस्तरे की धार जैसा ही तेज था, इसीलिए उन्होंने क्लास ही नहीं बल्कि स्कूल के सभी बाकी बच्चों से पहले अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली थी। बल्कि शायद वो पूरे देश में पहले ऐसे बच्चे रहे होंगे। वो सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने सेकेंडरी पूरी की, और इसी तरह जब उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी पूरी की तो वो सिर्फ 13 साल के थे। वो अपने समय के सबसे कम उम्र के स्टूडेंट थे जिन्हें अपनी अचीवमेंट के चलते स्कॉलरशिप मिली थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने न सिर्फ अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बाकियों से पहले कंप्लीट की थी, बल्कि
उन्होंने पूरे स्कूल में टॉप भी किया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रमन दिमागी तौर पर तो बड़े होनहार थे ही, पर उनकी सेहत कभी अच्छी नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार पड़ते रहते थे, पर अपनी खराब सेहत को उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। रमन को किताबों से बड़ा प्यार था। उन्हें जो भी किताब मिलती पढ़ने बैठ जाते। यही वजह थी कि अपनी स्कूली किताबों के अलावा उन्होंने कई तरह की दूसरी किताबें भी पढ़ ली थी जो उनके सिलेबस में नहीं थी। उनके पिता, जो खुद एक कॉलेज टीचर थे, इस बात को बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने रमन को हमेशा सही किताबें चुनने में मदद की। फिर धीरे धीरे यह भी जाहिर हो गया था कि अपने पिता की ही तरह उन्हें भी साइंस से बड़ा लगाव है। वो साइंस की किताबें बड़े ही ध्यान से पढ़ते थे और इस विषय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश किया करते थे। हायर सेकेंडरी पूरी करने के बाद अब 13 साल के रमन को कॉलेज की तैयारी करनी थी। उन्होंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां उनके पिता पढ़ाया करते थे, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो सके। कॉलेज के पहले ही दिन जब रमन बड़ी उम्र के बच्चों के साथ क्लास में बैठे तो उन्हें लेकर क्लास में कानाफूसी होने लगी। लेकिन रमन उनकी बातें अनसुनी करते हुए चुपचाप बैठे रहे। जब उनके टीचर प्रोफेसर इलियट ने पूछा, कहीं तुम गलत क्लास में तो नहीं आ गए? इस पर रमन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं सही क्लास में हूं। इस तरह पहले ही दिन से वो अपने टीचर्स की नजरों में आ गए। रमन ने भी डिसाइड किया था कि वो इंग्लिश और फिजिक्स में डिग्री लेंगे। हालांकि उनका किताबों का शौक अभी भी बरकरार था। वो जितना पढ़ते उतनी ही उनकी नॉलेज हासिल करने और सीखने की प्यास बढ़ती जाती। हां, यह बात और थी कि रमन ने कभी भी अपने टीचर्स को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सब खुद उनसे इंप्रेस थे। वो अपने कोर्स से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते थे। उनकी यही कोशिश रहती कि वो और ज्यादा पढ़ें, सीखें और एक्सपेरिमेंट करें। उनके कॉलेज प्रिंसिपल नाना साहेब रमन की काबिलियत से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने इस काबिल स्टूडेंट को कभी भी किसी तरह का प्रयोग करने से कभी रोका या टोका नहीं। हर छोटे रमन की यही आदत बाद में उनके बड़े काम आई। सन 1904 में मात्र 16 साल की उम्र में रमन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की। अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम की तरह इस बार भी उन्होंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इसके बाद रमन ने 16 साल की उम्र में एमए करने का फैसला किया, जो खुद अपने आप में बड़ी बात थी। उनके प्रोफेसर और बाकी फैकल्टी तो उनकी परफॉर्मेंस के पहले ही कायल थे। ऐसे में उन पर कभी रोज क्लास अटेंड करने का प्रेशर बना ही नहीं, तो रमन अपना ज्यादातर वक्त एक्सपेरिमेंट करने में गुजारते थे। कॉलेज के दिनों में उनकी प्रतिभा में और भी निखार आ गया और वो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर देते जो उनके प्रोफेसर्स भी नहीं कर पाते थे। जब अभी मुश्किल से 18 के भी नहीं हुए थे कि एक बार उन्होंने एक ऐसा ही प्रॉब्लम बड़े आसान और सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया, जो प्रोफेसर से भी सॉल्व करते नहीं बन रहा था। उनके फिजिक्स प्रोफेसर ने बेहद इंप्रेस होकर रमन से कहा कि उन्हें इस पर एक एसे लिखना चाहिए। बाद में यह एसे ब्रिटिश जर्नल फिलॉसफी मैगजीन में भेजा गया था। वो लोग इसे पब्लिश करना चाहते थे और इस तरह रमन का पहला पेपर पब्लिश हुआ, जो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पर था। अनसिमेट्रिकल डिफ्रेक्शन बॉन्ड्स ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर एपर्चर। यही नहीं, उसी साल उनका एक और पेपर पब्लिश हुआ, जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स पर बेस्ड था। लॉर्ड रेले की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने रमन को एक लेटर लिखा। इस तरह दोनों के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गया। रेले को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो प्रोफेसर समझ रहे थे वो महज 18 साल का एक लड़का था। साल 1907 में रमन ने एमए की डिग्री ली और वो भी हमेशा की तरह टॉप मार्क्स के साथ। उनके फिजिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड लेवलन जोन्स चाहते थे कि रमन विदेश में जाकर फिजिक्स की आगे की पढ़ाई करें।
वैसे खुद रमन की भी यही इच्छा थी, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन दिनों कस्टम यह था कि जो कोई भी किसी वजह से विदेश जाता था उसे एक मेडिकल टेस्ट पास करना होता था। तो रमन का भी मेडिकल टेस्ट कराया गया और जिस डॉक्टर ने उनका टेस्ट किया उसने साफ बोल दिया कि रमन इंग्लैंड की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसलिए रमन को इंग्लैंड जाने की इजाजत नहीं मिल पाई। हायर स्टडीज के लिए रमन विदेश तो नहीं जा सके, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे। पर यहां भी वही दिक्कत थी, सरकारी नौकरी उसी को मिल सकती थी जो विदेश से पढ़कर आया हो। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का मन बनाया। यह एग्जाम क्रैक करना बेहद मुश्किल माना जाता था और इसमें कट थ्रोट कंपटीशन भी बहुत था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि एग्जाम की तैयारी के लिए रमन के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा था, क्योंकि वो तो फिजिक्स की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। खैर, इसके बावजूद रमन ने दिल छोटा नहीं किया, बल्कि एक तरह से उन्होंने खुद को चैलेंज कर लिया था कि वो खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे और एग्जाम पास करके दिखा देंगे। लेकिन एक दिक्कत और थी, वो ये कि जो विषय उन्हें पढ़ने थे वो उनके लिए एकदम नए थे, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। रमन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, पर वो मेहनत से अपनी तैयारियों में जुटे रहे और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। एक बार फिर से उन्होंने टॉप करके दिखा दिया था। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि अगर इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और इस तरह 19 साल की उम्र में रमन ने असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के तौर पर कलकत्ता में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज ज्वाइन की। बेशक उन्हें साइंस से बेहद प्यार था, पर उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी नौकरी की। उन्होंने पूरे तन मन से अपने काम पर भी ध्यान देना शुरू किया। साइंस को भूल पाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसलिए वो अभी इसे गुड बाय नहीं बोल पाए थे। अपने घर में उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी बना रखी थी, जहां वो खाली वक्त में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वैसे अभी उनकी साइंस जर्नी का एंड नहीं हुआ था। जब वो कलकत्ते में थे तो एक दिन काम पर जाते वक्त उन्हें IACS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का एक बोर्ड दिखाई दिया। रमन तुरंत अपनी ट्रेन से लगभग कूदते हुए उतर गए और बिल्डिंग के अंदर चले गए, जो इंडिया का फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। वहां उन्हें आशुतोष डे और अमृतलाल सरकार मिले, जो वहां के ऑनररी सेक्रेटरी थे, और वहां के फाउंडर महेंद्र लाल सरकार के बेटे भी थे। IACS का अब वो रुतबा नहीं रहा था जो कभी महेंद्र लाल सरकार के वक्त में हुआ करता था। ऐसे में CV रमन ने जब उनके सामने वहां काम करने की इच्छा रखी तो उन्होंने खुशी खुशी उन्हें लेबोरेटरी में अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत दे दी। रमन IACS के पास ही घर लेकर रहने लगे। उनके घर में एक दरवाजा था जो सीधा IACS की लैब में खुलता था। IACS उन दिनों कोई नई रिसर्च या पेपर पब्लिश नहीं कर रहा था, यानी सिंपल शब्दों में बोले तो वहां नई रिसर्चेस की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए रमन दिन रात मेहनत कर रहे थे। ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रमन को जितना भी वक्त मिलता, चाहे सुबह, शाम या फिर अक्सर देर रात गए, वो IACS में ही गुजारा करते। वो अपने काम में इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता था कि कब रात गुजरी और कब सुबह हुई। 1907 में उनका आर्टिकल न्यूटन्स रिंग्स पोलराइज्ड लाइट एक ब्रिटिश जर्नल नेचर में IACS के जरिए पब्लिश हुआ था। CV रमन तब तक इंडिया में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी काफी पॉपुलर हो चुके थे। जब कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लिए इंडियन एसोसिएशन का एक पेपर विदेशों में पब्लिश हुआ तो भारत में उभरते टैलेंट की खूब चर्चा हुई। IACS उस पेपर से इंस्पायर्ड था जिसे CV रमन ने पब्लिश करवाया था, और इसके बाद उन्होंने 1909 में कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लिए एक बुलेटिन भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तभी रमन की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। रमन सरकारी नौकरी में थे।
यानी सरकार उन्हें जहां मर्जी वहां ट्रांसफर करके भेज सकती थी। इसीलिए 1909 में उन्हें बर्मा के रंगून शहर यानी आज के म्यांमार जाने का हुक्म मिला, जो तब ब्रिटिश रूल के अंदर था। रमन को अपनी आईएसीएस की नौकरी पसंद थी, क्योंकि यहां उन्हें इंडिपेंडेंट तौर पर रिसर्च करने की पूरी छूट थी और साथ ही वो अपनी जॉब को लेकर भी लॉयल थे। इसलिए वो खुशी खुशी म्यांमार जाने को तैयार थे। लेकिन वहां जाते ही उन्हें एक बुरी खबर मिली। उनके पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। रमन ने 6 महीने की छुट्टी ले ली और बीमार पिता की देखभाल के लिए भारत लौट आए। पर अफसोस, उनके पिता को बचाया नहीं जा सका। रमन के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। बचपन से लेकर आज तक उनके पिता थे जो उन्हें गाइड करते आए थे। रमन के सिर से पिता का साया ही नहीं उठा था, बल्कि एक ऐसी छत भी छिन गई थी जिसके तले वो आज तक खुद को महफूज समझते आए थे। उनके पिता उनके गुरु, उनके मेंटर, सब कुछ थे। 6 महीने की छुट्टी के बाद उन्हें नागपुर, महाराष्ट्र में ट्रांसफर मिला। यह 1910 की बात थी। कलकत्ता की तरह ही नागपुर में भी उन्होंने अपनी एक छोटी सी लैब बनाई थी, जहां वो अपना ज्यादातर समय बिताते थे। एक असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के तौर पर उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें अकाउंटेंट जनरल प्रमोट कर दिया गया और इस बार उनका ट्रांसफर फिर से कलकत्ते हो गया था। यह 1911 की बात थी और रमन एक बार फिर से पहले की तरह आईएसीएस में काम करने लगे। आईएसीएस धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था। 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उनसे गाइडेंस लेने के लिए रिसर्च स्कॉलर उनके पास भेजने शुरू किए। अगले साल बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, रंगून यूनिवर्सिटी, क्वींस कॉलेज इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर भी अपने रिसर्च स्कॉलर्स उनके पास भेजने लगे। सीवी रमन अब कई लोगों की आंखों में चढ़ चुके थे। उनमें से एक थे आशुतोष मुखर्जी, जो हमेशा से ही सीवी रमन के कामों में बड़ी दिलचस्पी रखते आए थे। आशुतोष मुखर्जी आईएसीएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 1914 में उन्होंने रमन से फिजिक्स के पायलट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने को कहा। 1913 में श्री तारकनाथ पायलट ने इस पोजीशन की नींव रखी थी। हालांकि आशुतोष मुखर्जी को शक था कि शायद रमन ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तनख्वाह थी सिर्फ 600 रुपए, जबकि रमन अकाउंटेंट जनरल के तौर पर इससे कहीं ज्यादा यानी कि 1100 रुपए महीना कमा रहे थे। लेकिन आशुतोष मुखर्जी की हैरानी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब रमन ने ऑफर सुनते ही जॉब एक्सेप्ट कर ली और 1 दशक पुराना अपना सिविल सर्विस का करियर छोड़कर राजा बाजार साइंस कॉलेज में फिजिक्स के पायलट प्रोफेसर बनने को तैयार हो गए। दरअसल राजा बाजार साइंस कॉलेज की स्थापना कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ही की थी। रमन को एक तरह से यह भी तसल्ली हो गई थी कि अब उन्हें आए दिन ट्रांसफर भी नहीं होना पड़ेगा और इस तरह सिर्फ 27 साल की उम्र में वो एक फुल टाइम कॉलेज प्रोफेसर बन गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के पायलट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हुए उन्हें 2 लेबोरेटरीज में काम करने का मौका मिला। इसमें से पहली उनके अपने ही कॉलेज की थी और दूसरी आईएसीएस की लैब थी। इसी बीच अमृतलाल सरकार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आईएसीएस के नाम समर्पित कर दी थी, उनका 1919 में देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सर सीवी रमन ऑनररी प्रोफेसर और आईएसीएस के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए गए। आईएसीएस में बिताए हुए वो दिन सीवी रमन की जिंदगी के बेहतरीन दिनों में से थे। हालांकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीनेट में कई ऐसे लोग भी थे जो सीवी रमन को आईएसीएस की सेक्रेटरी बनाए जाने के खिलाफ थे। इसकी एक वजह यह थी कि रमन के पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी, जो विदेश जाकर ही मिल सकती थी। पर रमन ने भी सोच लिया था कि वो विदेश जाकर डिग्री नहीं लेंगे। मामला कहीं ज्यादा तूल न पकड़ ले, यही सोचकर 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट अपॉइंट कर दिया। एक पायलट प्रोफेसर के तौर पर जब तक वो रिसर्च पर काम करते थे, उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं बोला जाता था, पर सीवी रमन को पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता था।
वो कहा करते थे कि किसी सब्जेक्ट को समझने का एक ही बेस्ट तरीका है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाना। वो खुद बड़े अच्छे टीचर थे। जब वो पढ़ाने लगते तो उनके स्टूडेंट जैसे अपनी सीट से चिपक जाते थे। 1921 में रमन को पहली बार विदेश जाने का मौका मिला, जब उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना था। जे थॉमसन और लॉर्ड रदरफोर्ड इस लेक्चर के होस्ट थे, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ रमन का स्वागत किया। रमन जब पानी के जहाज से वापस लौट रहे थे तो समुद्र का अद्भुत नीला रंग उन्हें हैरान कर गया। समुद्र के नीले रंग के बारे में लॉर्ड रेले पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे। उनका कहना था कि समुद्र का अपना कोई रंग नहीं होता, बल्कि आसमान के नीले रंग का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है, इसीलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सीवी रमन ने जब खुद टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि आसमान के रिफ्लेक्शन के बिना भी समुद्र नीले रंग का ही है, और अपनी इसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने जर्नल नेचर में पब्लिश करने के लिए भेज दिया। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने लिखा कि समुद्र का रंग आसमान के रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से नीला नहीं है, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट के डिफ्रैक्शन की वजह से है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बताते हैं कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब समुद्र की लहरें किसी रुकावट से टकराती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। लॉर्ड रेले ने एक्सप्लेन किया था कि एटमॉस्फेयर में गैस एटम के द्वारा लाइट के डिफ्रैक्शन से समुद्र का पानी नीले रंग का लगता है, और सर सीवी रमन तुरंत समझ गए थे कि यही चीज पानी के साथ हो सकती है, पर उनके पास इसे प्रूव करने का कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। और यह चीज उन्होंने 7 साल के बाद डिस्कवर की थी, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। 1924 में लॉर्ड रदरफोर्ड की सिफारिश पर उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। सीवी रमन के साथ साथ ये इंडिया के लिए भी बड़े सम्मान की बात थी। उन्होंने कहा था कि बेशक ये उनके लिए प्राइड मूवमेंट है, पर अभी उन्हें कुछ बड़ा हासिल करना है, यानी नोबेल प्राइज। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने जब उन्हें इनवाइट किया तो रमन कनाडा भी गए, जहां वो लाइट रिफ्रैक्शन कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन बनाए गए। वहां से रमन सीधा अमेरिका चले गए, जहां वो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर रॉबर्ट मिल्कन इनविटेशन पर वो 4 महीने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गेस्ट प्रोफेसर की पोस्ट पर रहे। ये पोस्ट उनके लिए काफी प्रेस्टिजियस थी, क्योंकि इससे पहले इस पोस्ट पर आइंस्टीन और सोमरफील्ड जैसे ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके थे। आखिरकार मार्च 1925 में रमन इंडिया वापस लौट आए। उसके बाद से फिर वो अपने रिसर्च के कामों में जुट गए। उनके वापस आने पर कई सारे रिसर्चर्स उनके साथ जुड़ गए थे, जो उनकी गाइडेंस में काम कर रहे थे। उन दिनों रमन का सारा ध्यान सिर्फ लाइट पर था। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर फोकस कर रहे थे। उनका एक स्टूडेंट रामनाथन जब पानी में लाइट स्कैटरिंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने अलग अलग रंगों की कुछ रेज देखी। हालांकि उसे तब समझ नहीं आया था कि वो क्या है। इसके 2 साल बाद सीवी रमन के एक और स्टूडेंट कृष्णन ने भी कुछ इसी तरह की चीज ऑब्जर्व की। फिर 1927 में उनके एक और स्टूडेंट को भी सेम चीज देखने को मिली। अब तो रमन को भी सोचना पड़ा कि आखिर ये क्या चीज है। इससे पहले ऐसा कोई फेनोमेना नहीं था जो इस चीज को एक्सप्लेन करता, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट या फिर कुछ इसी तरह की कोई चीज। तो इसलिए रमन और उनके स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट कंडीशन को प्रिस्टन बनाना स्टार्ट किया, ताकि उन्हें प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। आखिरकार 28 फरवरी 1928 के दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की। रमन इफेक्ट के अनुसार जब लाइट रे डिफ्लेक्ट होती है तो इसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में बदलाव आ जाता है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, जिसे उन्होंने इंडियन फिजिक्स जर्नल के अपने 2nd वॉल्यूम में पब्लिश करवाया। वो खुद इस जर्नल के एडिटर थे। यही वजह थी कि आज 28 फरवरी का दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 1928 में उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा, पर उन्हें नहीं मिला।
1929 में उन्हें फिर से इंतजार करना पड़ा और 1930 में तो उन्हें पूरा यकीन था कि नोबेल प्राइज उन्हें ही मिलेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही प्लेन टिकट्स बुक करवा ली थी और आखिरकार स्टॉकहोम में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सर सीवी रमन को सिर्फ अपने रमन इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज नहीं मिला, बल्कि अब तक के अपने योगदान के लिए मिला था जो उन्होंने साइंस की फील्ड में दिया था। सर सीवी रमन संगीत के बड़े शौकीन थे और उन्हें बड़ी इच्छा थी कि म्यूजिकल साउंड्स के पीछे जो फिजिक्स हैं उसका पता लगाएं। इस बारे में उन्होंने 1916 से 1921 के बीच कई पेपर्स भी पब्लिश किए थे। यही फाउंडेशन बाद में उनके ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की बेस थ्योरी भी बनी थी। उन्होंने ही सबसे पहले भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे तबला और मृदंग के हार्मोनिक्स पर स्टडी की थी। यहां तक कि उन्होंने मैकेनिकली वायलिन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए। 1933 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर बनने वाले वो पहले भारतीय नागरिक थे। इस इंस्टीट्यूट में वो पूरी मेहनत और लगन से काम करते रहे और फिर 1948 के आजाद भारत में उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी। उसके बाद मरते दम तक वो इसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते रहे। 21 नवंबर 1970 के दिन रमन इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जिस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से उन्हें इतना प्यार था, वहीं उन्होंने अपने अंतिम पल बिताए थे और उनकी दिली इच्छा थी कि इंस्टीट्यूट के अंदर ही सीधे सादे तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाए। जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई थी, वहां निशानी के तौर पर अब एक पेड़ बचा है। फिजिक्स की फील्ड में उनके योगदान को सारी दुनिया ने सराहा है और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। सर सीवी रमन ग्रेट साइंटिस्ट ही नहीं, ग्रेट टीचर और एक बेहद हम्बल इंसान भी थे। उन्होंने अपनी अचीवमेंट पर कभी घमंड नहीं किया था। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही कभी शिकायत की। जब भी उन्हें सबसे सम्मानित, प्रसिद्ध और कामयाब भारतीय कहकर नवाजा गया तो वो नम्रता से कहते थे, आई एम अ मैन ऑफ साइंस। साइंस को लेकर उनका पैशन और उनकी डेडिकेशन का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर इंसान की लगन सच्ची हो तो वो अपना सपना पूरा कर सकता है। हमें उम्मीद है कि सर सीवी रमन की यह कहानी हर इंडियन को इंस्पायर करेगी जिसे साइंस से प्यार है। आज भी बहुत से लोग सर सीवी रमन को अपने दिल में रखकर साइंस के अपने पैशन को फॉलो करते हैं।